कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं श्रुति दासगुप्ता, विदेश मामलों की जानकार। बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका। इसी बीच रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले तो संजय साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, भारत को सतर्क रहना चाहिए या फिर सक्रिय होकर दखल देना चाहिए बांग्लादेश के मामले में? दोनों चीजें, हमें सतर्क भी रहना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर नहीं पड़े। देखिए, बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया और ताज्जुब की बात यह है कि आज ये स्थिति बन गई है कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे रेडिकलाइज सोच हैं कि वो हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसको हमसे अलग करने की बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली शेख हसीना के जाने के बाद, जब उनका तख्ता पलट किया गया था और उनको हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी है। उससे पहले उन्होंने ये जो रेडिकलाइज्ड जितने जिहादिस्ट माइंडेड वहाँ पे मुस्लिम थे, उनको काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत से लोगों को जेल में भी डाला और भी काफ़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की। तो जब ये शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, जो ये यंगस्टर थे, जो स्टूडेंट लीडर हादी, जिनकी मौत हुई है, जिसके बाद और ज़्यादा ये वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो हैं उजागर हो गए हैं। तो शेख हसीना के जाने के बाद बिल्कुल ही हमने देखा, पिछले 1 साल में देखा है कि क्या बांग्लादेश में सिचुएशन हुई है। मतलब कोई वहाँ पे बोलने के लिए एक वो रखा हुआ है उनके वहाँ पे, मैं बोलूँगा काउंसलर, एडवाइज़र। मैं तो उनको और कोई वहाँ की स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। जो नोबेल लॉरेट भी हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, पर उसके बाद उनके भी दिमाग में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ जो है संपर्क अपना बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान ही नहीं, चाइना के भी वहाँ पे मिलिट्री के नुमाइंदे आए हुए हैं, तुर्की के भी आए हुए हैं और साथ ही साथ अमेरिका ने भी वहाँ पे अब अपना बेस बनाने के लिए जो है वो पेशकश कर रहे हैं। ये सब देखते हुए महसूस हो रहा है कि ये जितने देश हैं वो भारत के खिलाफ, क्योंकि देखिए हमारा एक उभरती हुई हम शक्ति हैं और 4th बेस्ट इकोनॉमी जो है हमारी विश्व में, अब हम उस स्तर पे आए हैं और जल्दी ये आगे भी बढ़ेंगे। ये सब ना चाइना को पसंद आ रहा है और ना ही अमेरिका को पसंद आ रहा है। तो उन्होंने अपना वहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस तरह से फैला दी है कि वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो डीप स्टेट के थ्रू जो है वहाँ पे करवा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी कॉन्टिग्यूस बाउंड्री जो है वो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ जो है काफ़ी हद तक लगती है और वहाँ से दखलंदाजी करना, इनके लिए घुसपैठ करना बहुत आसान हो जाएगा। जो आप यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंजेस काफी ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि देखिए वहां पे जो अब आईएसआई के बांग्लादेश में जाने का मतलब क्या है कि आईएसआई पाकिस्तान को यह महसूस हो गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में कोई गतिविधि करता हुआ पकड़ा गया, जैसे अब हमने देखा था दिल्ली ब्लास्ट, उसमें अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर उससे पहले पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें पाकिस्तानी थे, टेररिस्ट थे और वो कंफर्म हुआ और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसलिए आईएसआई वहां जाके उनके जो रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट हैं, जो अभी तक हमने कोई कहीं पे भी हमने ये नहीं पाया कि बांग्लादेशी टेररिस्ट जो है उन्होंने आके इंडिया में कोई गतिविधि की हो या घुसपैठ की हो, पर अब वो बांग्लादेश के इन टेररिस्ट को हमारे देश में भेजेंगे, जिससे कि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं आएगा, पर ये पूरी कार्रवाई जो है पाकिस्तान उनके थ्रू करवाएगा। टर्की का भी जो है वो हमारे खिलाफ बहुत सोच है। टर्की ने भी वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश किया है। तो जैसे मैंने बोला, ये जो 4-5 देश वहाँ पे बांग्लादेश में अब घुस गए हैं, वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एब्सोल्यूट अर्थव्यवस्था जो है वो उसको कायम किया जाए। हाँ। और कंटिन्यूस प्रेशर हमारे ऊपर बना के रखा जाए। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि साउथ एशियन फ्लैश पॉइंट की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या वाकई इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं?
कैसे नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अकेला अकेला बांग्लादेश इतना सादा शोर कैसे मचा लेगा? आईसिस के फ्लैग लगे, किसी ने शोर मचाया? वो आईसिस का फ्लैग जो हमने अभी, जब ये मुजीबुर रहमान की जो बंगला उन्होंने दोबारा तीसरी बार जब जलाया, तब उसके ऊपर वहां पे आईसिस के फ्लैग्स फहराए जा रहे थे। वो आईसिस का फ्लैग जो है आपके बांग्लादेशी फ्लैग के ऊपर फहराया जा रहा था, तब उनमें से किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन एक गलत एंगल से ली हुई फोटोग्राफ जिसके अंदर सनातन धर्म का फ्लैग ऐसे दिखाया जा रहा है, जो बांग्लादेश के फ्लैग से ऊपर दिख रहा है, सिर्फ फोटोग्राफ में ना था नहीं, लेकिन उसके चलते आपने एक हिंदू मॉन्क को जेल में डाल दिया और उसको बेल भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आप आईसिस तत्वों को आने दे रहे हैं, अपने हिसाब से करने दे रहे हैं। अभी मैं आपको रीसेंट बताती हूँ, स्टेट बैक क्यों हम कह रहे हैं इसको। इसके अंदर स्टेट बैक इसलिए क्योंकि स्टेट तो है नहीं वहां पे, इलीगल गवर्नमेंट है, यूनिट सरकार, वो इलेक्टेड नहीं है, वो बिठाई गई है। और वो बिठाएगी गवर्नमेंट किसको आगे बढ़ा रही है? इस्लामिस्ट रेंज को आगे बढ़ा रही है। उसके अंदर एक मुफ्ती है रहमानी, जो है अंसार अल इस्लाम करके, जो अलकायदा का एक संगठन है, फैक्शन हाँ, माना जाता है। बिल्कुल। वो वहां खड़े होकर एंटी इंडिया स्पीचेस दे रहे हैं। तो अगर आईसिस के फ्लैग हैं, अलकायदा वहां है, तो ये तो अपने आप से पैदा तो नहीं हुए, ये तो लाकर बिठाए गए, इनको आगे बढ़ावा दिया गया है, इनको स्टेट प्रोटेक्शन मिल रही है, तभी ये लोग आगे आके बोल रहे हैं। नहीं तो इतने 15 साल में तो हमने नहीं देखा कि वहां पे अलकायदा का कोई फैक्शन खड़ा होकर बोल रहा है कि इंडिया को तोड़ देंगे हम लोग। यहाँ तो अब दिख रहा है ना। तो इसके अंदर हमें पता है कि ये एक बहुत ही सेल्फिश तरीके से बाकी यानी कि श्रुति जी, एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और वहां पर वो एक्टिव है। सिर्फ एक संगठन होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आप देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आप अकेले होते जाते हैं सीढ़ी के ऊपर। पिरामिड पे के ऊपर पे जो खड़ा होता है वो अकेला एक ही इंसान खड़ा होता है, नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया अपनी गति आगे बढ़ाए जा रहा है, उसको ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए, उसके आगे आने के रुकावट बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से, हो सकता है ब्रिगेडियर साहब मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत सोच रही हूँ इस पे तो, लेकिन मेरी सोच ये है कि आप बांग्लादेश को इंडिया का गाजा बनाने की कोशिश की जा रही है, कि इंडिया को किसी तरह से मिलिट्री तरह से इंगेज किया जाए वहां पे, तो उसकी अर्थव्यवस्था जो ऐसे भाग्य घोड़ों की तरह भाग रही है वो पीछे आ जाए, वो उसकी एक प्रॉब्लम फैक्टर बन के रह जाए, पाकिस्तान का नाम साफ हो जाए, वो अपना वहां से जो भी करना है कश्मीर के नाम से करता रहे, इंडिया की फोर्स, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की इंटेलिजेंस यहाँ पे फोकस होके रह जाए। और इसके बाद हम पे इल्जाम भी लगा दिया जाएगा कि आपने बाहर की किसी एक देश के ऊपर अपनी फौज को लगा के, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जागरूक करके ऐसे किया हुआ है। तो इंडिया को एक प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमें बड़े सोचे समझे तरीके से बांग्लादेश में आगे बढ़ना है। हमने अपने आप मिलिट्री तरीके से आगे नहीं जाना है, हमने उनको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है। लेकिन वहां पे जो यूनुस गवर्नमेंट और ये अलकायदा और आईसिस के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हमने सपोर्ट देना है बाहर की तरीके से, हमने उनको आगे आने देना है, हमने उनकी आवाज उठा के बतानी है दुनिया को कि बांग्लादेश में एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या जताया जा रहा है। संजय साहब, अब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई हिंदुस्तान को फंसाने की कोशिश हो रही है? आतंकवादी संगठन जो इस वक्त बांग्लादेश में अस्थिरता फैला रहे हैं, क्या उसका असर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी पड़ सकता है? इसको समझाइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल पड़ रहा है। उससे पहले मैं, श्रुति जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। वहाँ पे कोई बाहर से आके ऐसे ही नहीं किसी देश में घुस के जो है गतिविधि करता है। उनको वहाँ का एब्सोल्यूट टैसिट सपोर्ट है, उनकी गवर्नमेंट का भी। और जो वहाँ पे, मैं देखिए, आम जनता हर जगह एक जैसा ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। हम आम जनता में अगर मैं अपने आप को मिलिट्री मैन नहीं समझूँ, और जैसे श्रुति जी आप हैं, ये समझ के मैं चलूँ, तो हमारा कोई ऐसा फीलिंग नहीं है पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ। कुछ हम, मतलब हम समझते हो हमारे जैसे ही, वैसे ही बांग्लादेश की जो आम जनता है वो भी हमें अच्छा ही समझती हैं। पर क्योंकि वहां पे अब इस टाइप के संगठन इतना ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि वो एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आम जनता के दिमाग में भी कि हिंदुस्तान जो है वो अच्छा देश नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। तो ये सब देखते हुए सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में भी खराब होगी। क्योंकि मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वहां पे आईएसआई बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, सीआईए भी सक्रिय हो गया। सीआईए का कोई मतलब नहीं बनता है वहां बांग्लादेश में अपने आप को ले जाने का। वो इसलिए गया है सीआईए क्योंकि इंडिया को काउंटर करना है। चाइना भी वहां इसी वजह से गया हुआ। तो ये जितनी देश वहां पे
घुसे पड़े हैं बांग्लादेश के अंदर, उनका बेसिक एम यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, और अंदरूनी जो जो टेररिस्ट संगठन थे, जो मॉड्यूल्स थे, वो शेख हसीना के टाइम पे सब दबा दिए गए थे या जेल में भेज दिया गया था। यहाँ तक भी बोला जाता है कि वहाँ पे असैसिनेशंस की गई थी ऐसे वही तो तत्वों संजय की। सर समझने की बात है कि अचानक से वो तमाम संगठन दब गए और अचानक से अब पॉपअप होकर उठ रहे हैं वो सब। जी, देखिए अब हिंदुस्तान में भी स्लीपर सेल्स बोले जाते हैं। बिल्कुल। ये मॉड्यूल्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और ये तब तक सक्रिय नहीं करे जाते हैं जब तक इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चुपचाप अपना हर काम जैसे रोजाना हम करते हैं वैसे ही वो आम जनता के अंदर मिलके वो करते रहते हैं। पर जो उनका बेसिक एम होता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमने कहीं टेररिस्ट स्ट्राइक करना है, कहीं हमने बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं पे कुछ किलिंग कर देनी है, इस टाइप के लिए वो उनको इसीलिए स्लीपर सेल बोला जाता है कि वो शांति से अपना बैठे रहते हैं, पर दिमाग में उनके यही चलता है कि हमने कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कैसे करना है। तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी ये जितने इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थी जो दबाई गई थी, अब खुले में आ गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज्यादा होता है किसी भी देश में। जेनजी की हम बात करते हैं तो वो बांग्लादेश, श्रीलंका में तख्ता पलट बिल्कुल, हमने नेपाल में भी देखा क्या कुछ हाल हुआ। नेपाल में हुआ है। तो इसी तरह बांग्लादेश में भी जो है ये जेनजी जो है ये सरकार के ऊपर भी भारी पड़ गए हैं, और इनकी वजह से जो है ये जो जिहादी माइंड के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जैसे ये हादी था, हादी का भी यही था, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे, उसके एंटी शेख हसीना सेंटिमेंट थे, और इसी वजह से ये सब अब उजागर होके जो है अब बिल्कुल सक्रिय होके ओपन में आ गए। खुले आम हमारा वो एक हिंदू भाई जिसको शरेआम जो है पीट के जला दिया जाता है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीबीसी की रिपोर्ट में ये नहीं बोला गया कि उसको शरेआम जो है आग लगा दी गई थी। वो बीबीसी की रिपोर्ट ये बोलती है कि उसको पीट पीट के जो है 2-4 लोगों ने मार दिया। पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि हम सबके पास वो न्यूज क्लिपिंग्स आई हुई है, जो वीडियो जो जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कि उसके अंदर तो अल्लाह अकबर भी बोला जा रहा था, और भी बहुत सी चीजें बोली जा रही थी। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, धार्मिक नारे लगाए गए और वहां की तस्वीरें अभी किसी से छुपी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब करके जो है आम जनता को भी इस चीज में मुहिम में शामिल कर रहे हैं। तो हमारे लिए श्रुति ने बिल्कुल सही कहा कि हमें मिलिट्री कन्फेडरेशन में नहीं जाना चाहिए, और जरूरत भी नहीं है। हमारे अंदर इतनी हमारी क्षमता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं कि वो अपने बॉर्डर में रह के जो है ये चीजें कंट्रोल में की जा सकती है। पर ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है कि जो देखिए, एक तो इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो यहाँ बांग्लादेशी इलीगल आए हुए थे उनको हम वापस भेज रहे हैं। तो ये चीज भी बांग्लादेश के आम जनता को ये बताया जा रहा है कि देखो हिंदुस्तान से उनको मार के पीट के जो है निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल शांति से वो अपने वापस देश भेजा जा रहा है, कोई कहीं पे मारकाट उनके साथ नहीं की जा रही है। पर वहां की आम जनता को ये जताया जा रहा है कि हिंदुस्तान देखो हमारे बांग्लादेशियों को जो है वहां पे मार पीट के जो है वापस भेज रहे हैं। तो यानी कि संजय जी, एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है वहां पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो पूरी साइकी पे देखिए, जब एक देश की साइकी पे इस तरह से चीजें चली जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समस्या का समाधान ढूंढने में। तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अभी तक सही कार्रवाई कर रही है, डिप्लोमेटिक चैनल पे चल रही है और आगे भी चलेगी। क्योंकि अब हम नहीं किसी, देखिए हमारा एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, हम पीस लिविंग नेशन है, लविंग नेशन है। हम किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली हम भी डेवलप हों और आसपास के देश जो हैं वो भी इकोनॉमिकली डेवलप हों, जिससे सबकी तरक्की हो। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। हाँ। पर ऐसी स्थिति ये जो बाहर के देश हैं जिनका मैंने जिक्र किया वो नहीं चाहते हैं। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक कभी भी खराब नहीं रहे हैं, हमेशा अच्छा रहा है, पड़ोसी मुल्क भी है और भाईचारा हमेशा कायम रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ऐसे में SAARC और बिम्स्टेक जैसे संगठन के लिए अब आने वाले समय में क्या रहने वाला है? क्या इस पर भी असर पड़ सकता है? नहीं पड़ने वाला है इस पे कोई असर, क्योंकि हमने अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री ताल्लुकात, मैंने आपके शायद पिछले डिस्कशन जो हमने लिया था उसमें भी यही कहा था कि हमने पिछले 1.5 साल में, जब से ये इलीगल यूनिट गवर्नमेंट आके वहां बैठी है,
तब से भी हमने अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री ताल्लुकात उनसे तोड़े नहीं हैं। हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है मार्च में, हमारा ट्रेड इनफैक्ट उनके साथ बढ़ गया है। हमने ट्रेड बैरियर्स डाले हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, हमारे ट्रेड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, वेपनाइज ना किया जाए। हमने ट्रेड बैरियर्स डाले 42% उनके साथ, और हमने जो उनको एज अ फ्रेंडली नेशन, बिग ब्रदर नेशन जो हमने उनको दिया हुआ था कि ठीक है हम आपके साथ काउंटर कंपेटिटिव मार्केट में नहीं घुसेंगे कि आप रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, आपकी जीविका उस पर चलती है तो हम उसके साथ ज्यादा आपके अंदर कम्पीट नहीं करेंगे। हमने वो पॉलिसी अपनी हटा दी है, पर इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया है। वो वहां पे फ्लड हो जाते हैं तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तान में सुनने को आता है, वैसे अब बांग्लादेश भी वही भाषा बोलने लगे हैं। वहां बिजली चली गई, इंडिया ने बिजली काट दी। भाई तुमने बिजली का बिल भरा क्या? तो ये बात है जो वो नहीं समझना चाह रहे हैं। पर हम ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम नॉर्मल तरीके से उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते अभी तक पाकिस्तान लेवल पे आए हुए नहीं है कि जहां हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी वाला खेल नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी किसी का पोस्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 1971 के वॉर के बाद हम इंडिया की जनता 5 पैसे एक्स्ट्रा दिया करती थी अपने स्टैंप ड्यूटी के, स्टैंप लगाते थे ना हम अपनी चिट्ठियों पे, उसको 5 पैसे एक्स्ट्रा दिया करते थे, और फिल्म के टिकट्स के ऊपर 25 पैसे एक्स्ट्रा दिया करती थी इंडिया की जनता, और वो पैसा बांग्ला फंड करके निकाला जाता था, और वो पैसा इकट्ठा करके बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए इंडिया की तरफ से गिफ्ट था। तो अगर ये बोला जाए कि इंडिया ने क्या ही किया, तो इंडिया ने सिर्फ आजादी नहीं दी, खून नहीं बहाया, उसने पैसा भी दिया है। इस तरह से जनता ने पैसा इकट्ठा करके दिया है बांग्लादेश को अपने पैर पे खड़े होने के लिए। उसके बाद अगर आप पलट के बोलेंगे कि एंटी इंडिया रखो तो बहुत ही बुरी बात है। अब हदी पे आते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक हदी की डेथ को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया है। हुआ क्या है? पॉलिटिकल असैसिनेशन है। किसने करी है? मेरे हिसाब से जितना मेरे पास जो खबर आती है और जितना मैं उसको समझ पाती हूँ, उसी के जानकारी में किसी ने पावर स्ट्रगल के अंदर उसकी मृत्यु कराई। क्यों मृत्यु कराई गई? क्योंकि वो एक हार्ड लाइन राइट विंग, उनका राइट विंग इज बेसिकली इस्लामिस्ट, तो इस्लामिस्ट सोच रखने वाला बंदा था जिसको पॉलिटिकल पब्लिक सपोर्ट बहुत था। तो उसका सपोर्ट को तोड़ने के लिए उसकी असैसिनेशन करवाई गई। इसके ऊपर खुद वहां की जनता यूनुस पे ज्यादा शक करती है, क्योंकि इसका फायदा भी सिर्फ यूनुस और उसकी सपोर्टेड जो एनसीपी करके उनकी पार्टी है उसको मिल रहा है, क्योंकि वही शोर मचा रहे हैं उसकी डेथ को लेकर। उसके खुद के इनकलाब मंच जो है वो तो इतना बड़ा मंच नहीं है, वो शायद 1 या 2 पे ही कंटेस्ट करने वाला था सीट्स, लेकिन उसकी मृत्यु का फायदा वो उठा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल असैसिनेशन। श्रुति जी, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी कोई असर नहीं होगा, इसको लेकर भी कोई चुनौती नहीं है? इस वक्त तो नहीं है। इस वक्त तो हमें नेबरहुड फर्स्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेबरहुड को अगर हम स्टेबल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है ना। अगर हम 3 तरफ से, ऑलरेडी हम 2 तरफ से घिरे हुए, तीसरी तरफ और घुरना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से एटलीस्ट पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं करने वाले। हम मिलिटरीली अपने आप को सतर्क रखेंगे। हमारी एजेंसीज और हमारी सैटेलाइट्स और हमारे नेवी जो है वो सख्त नजर रखेगी कि वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। इसीलिए हमें अभी तक पता है कि वहां पे चाइना ने पोर्ट खोल लिया, इसलिए हमें पता है कि वहां पे वो बनाना चाह रहे थे रोंगपुर के पास में, आई एम सॉरी मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, पर वहां पे वो चाइना वो बनाना चाह रही थी, अपना एक एयरपोर्ट बनाना चाह रही थी, पर वो उन्होंने स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि वो इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ एयरपोर्ट होगा 4-3 तरफ से इंडिया की फोर्सेस के बिल्कुल फायर पावर रेंज के अंदर, इसलिए उन्होंने वो इस वक्त आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसीलिए हमें पता है कि वहां पे आपके CIA के एजेंट का मृत्यु हुई थी, और वो सिर्फ एक नहीं था, ऐसा 17 लोग और हैं जिनकी वहां पे मृत्यु हुई है, और जिसकी वजह से वहां से CIA जो है उठ के भाग खड़ी हुई है। अब वो रिमोट फैक्शन में ISI के थ्रू वहां से बांग्लादेश में काम करेगी। अलकायदा, प्लीज माइंड यू, CIA का ही उपज किया हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो यूज करती है नेशंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहां अलकायदा के लोग आके खड़े होके बोल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि पीछे USA का हाथ है। और USA किसके पीछे खड़ा है? अब तक हमें से किसी को शक नहीं है, पाकिस्तान के पीछे वो बड़े प्यार से खड़ा है। तो पाकिस्तान नाफेस है, यूनुस माउथपीस है, और एक्चुअल आवाज जो उठ रही है वो है USA की तरफ से। संजय साहब, आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान है, पर्दे के पीछे अमेरिका है, पर्दे के पीछे चीन है, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या इसका असर जो है अब हिंदुस्तान में, नॉर्थ ईस्ट भारत पर भी देखा जा सकता है? क्या वहां की सुरक्षा के लिए भी खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो है एटलीस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट कोई नहीं था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पर जब से इंडिया ने इकोनॉमिकली एडवांसमेंट करनी शुरू की है,
दूसरा, हम अमेरिका की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है या आइडियोलॉजी है, उसको हम उसमें 100% विश्वास नहीं करते, और इसी वजह से कई बार जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनकी कई तरह की पेशकश जो है उसको नाकार दिया, बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट दी है कि ये नहीं हो सकता है। अब जो हमारा ट्रेड उनके साथ एग्रीमेंट होनी है, आप देखिए वो अब तकरीबन 1 साल होने जा रहा है और अभी तक कहीं नहीं पहुंची है। इसकी वजह यही है कि हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं। हम अमेरिका के जो अब पाकिस्तान क्या है, वो अमेरिका के पीछे जो है कटोरा भी लेके घूमता है और दुम भी हिलाता फिरता है। हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल खड़े हुए हैं अपनी जगह, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई इक्वल टर्म्स पे जो है जो भी समझौता होगा ट्रेड का वो होगा। तो ये सब चीजें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही हैं। और ट्रम्प साहब तो स्पेशली, वो तो एक छोटे बच्चे की तरह से है कि जी आज मैं 25% ट्रेड टैरिफ इंडिया पे लगा रहा हूँ, अब 50% कर रहा हूँ, कल को बोलेंगे मैं और कर दूंगा। तो ये सब देखते हुए बिल्कुल अमेरिका का टैसिट सपोर्ट है। और ये हम नहीं बोल सकते कि पर्दे के पीछे, क्योंकि अगर हम एज आम जनता हमें पता चल रहा है कि अमेरिका वहां क्यों घुसा हुआ है, चाइना क्यों घुसा हुआ है, बाकी देश क्यों घुसे हुए हैं, तो ये हमें पता है कि वो हमारे खिलाफ ही जो है वहां पे इन चीजों को सक्रिय करने के लिए घुसे हुए हैं। तो इसमें कहीं कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक निग्लेक्टेड रहा है। और मैं देखिए, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है, पर ये बोलूंगा कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वहां रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप इतना वहां पे डेवलपमेंट, और यही कारण है संजय साहब कि हिंदुस्तान की तरक्की शायद किसी को भा नहीं रही है। वक्त की बेहद कमी है। श्रुति जी और संजय जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।